नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों यहां पर देखिए हम लोग डीसी जनरेटर के टॉप 200 प्लस क्वेश्चन का यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और नॉन स्टॉप रहेगा ये 200 क्वेश्चन प्लस जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ये सभी क्वेश्चन। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर वीडियो बनाने में यार बहुत मेहनत लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें डैश और डैश हानियों को सामूहिक रूप से स्ट्रे हानियों के रूप में जाना जाता है। मतलब ऐसी कौन सी हानियां हैं जिसको हम लोग स्ट्रे हानियां के नाम से जानते हैं। तो कौन सा होता है, देखिए चुंबकीय हानि होता है और यांत्रिक हानियां, मतलब कि मैग्नेटिक और मैकेनिकल हानियों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रे हानियां बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है देखिए वो करेक्ट है कि यहाँ पर स्ट्रे हानियां किसके रूप में जाना जाता है, तो चुंबकीय हानियों और मैग्नेटिक हानियों को हम लोग कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, स्ट्रे हानियां बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसमें सिलिकॉन स्टील का उपयोग डैश करके हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। तो सिलिकॉन स्टील का किसके लिए कम करने के लिए, तो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है देखिए यहाँ पर वो करेक्ट है कि सिलिकॉन स्टील का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए करते हैं। और लेमिनेशन जो होता है, लेमिनेशन करते हैं ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग लेमिनेशन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट है सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन डीसी जनरेटर विंडेज लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डीसी जनरेटर में जो है, डीसी जनरेटर में वायु हानियाँ जो होती हैं किसके समानुपाती होती है, तो देखिए वायु हानियाँ जो होती हैं स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्क्वायर के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका जो है देखिए वो करेक्ट है कि जो विंडेज लॉस होते हैं, विंडेज लॉस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो स्पीड जो होती है स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर विंडेज हानियाँ जो होती हैं स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लैब संयोजित लैब कनेक्टेड आर्मेचर वाले एक 4 पोल शंट जनरेटर में फील्ड रेजिस्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस क्रमशः 50 ओम और 0.1 ओम है। इससे 100 वोल्ट 40 वाट वाले 60 लैंपों को विद्युत शक्ति आपूर्ति प्रदान की जाती है। तो आर्मेचर करंट का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपको आर्मेचर करंट जो है 4 पोल का एक जनरेटर है और जिसका फील्ड रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम है और आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो 0.1 ओम है। और इसकी रेटिंग जो है देखिए कितना है, 100 वोल्ट और 40 वाट के 60 बल्ब को जो है विद्युत सप्लाई प्रदान करता है। तो आर्मेचर करंट का मान आपको फाइंड करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन अब इस पर थोड़ा सा हाथ से लिखना पड़ता है, बोर्ड तो है नहीं, तो हाथ से लिखना पड़ता है, तो ज़्यादा बेटर है कि मैं इसी में जो दिया है उसी में समझा दूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पर दिया है जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है 50 ओम दिया है और आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है 0.1 ओम दिया है। लैंप की रेटिंग जो है 40 वाट और 100 वोल्ट दिया है। लैंपों की संख्या कितना है, 60 वाट है। ठीक, अरे सॉरी 60 है। और प्रत्येक लैंप का रेजिस्टेंस हमको निकालना है। देखिए V स्क्वायर अपॉन P कर दीजिए, यहाँ से 100 × 100 अपॉन 40 हो जाएगा, तो 250 ओम जो है रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए टोटल जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे, आप पहले कनेक्टेड हैं तो R डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये N हो जाता है। तो N का मान 60 है। तो यहाँ से देखिए 250 जो है रेजिस्टेंस आया था, बटे में 60 कर दीजिए, तो यहाँ से निकल के आएगा। देखिए ये जो है देखिए R इक्विवेलेंट कितना आ गया, देखिए आपका 4.16 जो है R इक्विवेलेंट आ गया। इसके बाद IL की जो वैल्यू है, IL की वैल्यू कितना है, V/R इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से 24 एम्पियर जो है लोड करंट आ जाएगा, 24 एम्पियर लोड करंट। और इसके बाद शंट फील्ड द्वारा जो प्रवाहित धारा देखिए कितना हो जाएगा, शंट फील्ड द्वारा प्रवाहित धारा जो है V/RSH हो जाएगा। तो V की वैल्यू कितना है, 100 वोल्ट आपको दिया है, क्वेश्चन में 100 वोल्ट दिया है वोल्ट रेटिंग, और RSH भी दिया है 50 ओम। तो यहाँ से निकालेंगे तो 2 ओम। टोटल आर्मेचर करंट जो है देखिए कितना हो जाएगा, तो IL लोड करंट प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट जो है दोनों को 24 + 2 करेंगे तो 26 एम्पियर जो है करंट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तित हानियां हैं, परिवर्तित हानियां कौन सी होती है, तो जिसको हम लोग वेरिएबल लॉसेस बोलते हैं। तो देखिए तो वेरिएबल लॉसेस कौन सा होता है, आर्मेचर जो होता है आर्मेचर लॉस, या तो फिर कॉपर लॉस जो होता है ये वेरिएबल लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में चल लौह प्रकार के अमीटर में कुंडली में होती है। देखिए चल लौह मतलब मूविंग आयरन टाइप का जो अमीटर होता है उसमें मतलब करंट कॉइल जो होता है, करंट कॉइल का प्रॉपर्टी कैसी होती है पूछा जा रहा है। तो देखिए करंट कॉइल होता है, जो करंट कॉइल में मोटे तार का कम टर्न बनाए जाते हैं। देखिए तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर
कि जो मूविंग आयरन चल लौ टाइप का अमीटर होता है उसके जो वाइंडिंग होती है कुंडली में मोटे तार और फेरों की संख्या कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज कॉल्ड। अगर एक विद्युत मशीन है जो मैकेनिकल ऊर्जा को मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पिक द राइट वे टू रिफर टू द नो लोड सैचुरेशन करेक्टरिस्टिक और मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक और ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक। मतलब कि देखिए इसमें बोला है कि चुंबकीय विशेषताओं मतलब मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक, ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक और नो लोड करेक्टरिस्टिक जो है किसको किसके बीच में खींचा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का जो है देखिए करेक्ट है कि जो ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक होता है वो E0 और IF के बीच में खींचा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है। देखिए और इसके बाद देखिए इंटरनल करेक्टरिस्टिक जो होता है डीसी जनरेटर में इंटरनल करेक्टरिस्टिक EG और IA के बीच में खींचा जाता है और एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक जो होता है VT मतलब टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में खींचा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद ध्यान रखिएगा अच्छे से आप लोग। 9 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सीरीज वाउंड जनरेटर, शंट वाउंड जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर आर एग्जाम्पल ऑफ डीसी जनरेटर। मतलब कि सीरीज, देखिए सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर ये किस टाइप के जनरेटर होते हैं? तो ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर देखिए जनरेटर जो है एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो होता है वो तो केवल सेपरेटली होता है। इसके बाद सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो होता है वो सीरीज टाइप, शंट टाइप और कंपाउंड टाइप का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है कि सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर होते हैं, ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट इज द बैक EMF ऑफ डीसी शंट मोटर फंक्शन विथ द टर्मिनल वोल्टेज V एंड आर्मेचर करंट I एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस RA। मतलब कि देखिए इसमें एक शंट जनरेटर है, इसमें जो EMF जनरेट होता है इसके बीच में रिलेशन क्या होते हैं? देखिए एक शंट डीसी जनरेटर जो टर्मिनल वोल्टेज V, आर्मेचर धारा I, आर्मेचर प्रतिरोध R के साथ कार्यशील है तो उसका पार्श्व बैक EMF क्या होता है, ये आपका पूछा गया है यहाँ पर। देखिए तो डीसी जनरेटर में जो होता है, डीसी जनरेटर में बैक EMF निकालने के लिए क्या होता है? तो V आप निकालिए तो V E प्लस IARA निकाल कर दिए, या तो E देखिए यहाँ पर V माइनस IARA होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। अगर V की वैल्यू निकालते हैं आप तो V क्या मिलेगा आपको? E प्लस IARA, और नहीं तो यहाँ पर से देखिए E क्या होता है? V माइनस IARA होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में फॉर ए डीसी जनरेटर इफ कांस्टेंट लॉस आर इक्वल टू वेरिएबल लॉस द इफिशियंसी ऑफ डीसी जनरेटर विल बी। अगर डीसी जनरेटर में कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस दोनों बराबर होते हैं तो डीसी जनरेटर की इफिशियंसी क्या होगी? तो उसमें डीसी जनरेटर की जो इफिशियंसी होती है देखिए वो मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर इज मेड ऑफ। फील्ड कॉइल जो होता है किसका बना होता है? देखिए कॉपर का बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर अगर सुपर एनेमल कॉपर वायर दे दिया होता, सुपर एनेमल कॉपर वायर, तो ये और भी अच्छा रहता। तो फील्ड कॉइल किसका बना होता है? देखिए सुपर एनेमल कॉपर वायर का बना होता है। तो यहाँ पर कॉपर दिया है तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो कॉपर का बनाता है। वैसे भी कास्ट आयरन, स्टील और कार्बन का तो बन ही नहीं सकता है फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में द इफेक्ट ऑफ आयरन लॉस ऑन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में लौ हानि के प्रभाव से क्या होता है? देखिए तो लौ हानि से इफिशियंसी जो होती है वो खराब हो जाती है। तो लॉस ऑफ इफिशियंसी, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कीपिंग पोल फ्लक्स कांस्टेंट इफ़ द स्पीड ऑफ शंट जनरेटर इज डबल देन इट्स जनरेटेड EMF। अगर फील्ड जो फ्लक्स है, देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फील्ड फ्लक्स को अगर हम लोग स्थिर रखते हुए
डीसी शंट जनरेटर की स्पीड को अगर हम दोगुना कर देते हैं तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो विद्युत वाहक बल भी दोगुना हो जाएगी। देखिए अगर देखिए मेन फार्मूला क्या होता है इसमें, जो ई होता है देखिए ई जनरेटेड ईएमएफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाई होता है। अगर फाई को हम कांस्टेंट रख देते हैं तो ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, एन के हो जाता है। मतलब कि एन के वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो जनरेटेड ईएमएफ जो है वो भी बढ़ेगा। तो अगर एन की वैल्यू दोगुना कर देंगे तो जनरेटेड ईएमएफ भी दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है कि विल बी डबल, दोगुना हो जाएगी। अगर फील्ड फ्लक्स को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं और स्पीड जो है उसको बढ़ाते हैं, दोगुना करते हैं, तो जो बैक ईएमएफ होता है उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज डैट। डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में देखिए क्या डिफरेंस होता है, तो डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में क्या है, तो देखिए डीसी जनरेटर में जो है हम लोग कम्यूटेटर का यूज करते हैं, एसी जनरेटर में जो होता है स्लिप रिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का जो है देखिए वो करेक्ट है कि मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर जो होता है दोनों क्या होता है, एसी जनरेटर में हम लोग स्लिप रिंग का यूज करते हैं और डीसी जनरेटर में जो होता है हम लोग कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में द कोर ऑफ आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लिमिनेटेड टू। जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर के कोर को हम लोग लिमिनेट करते हैं। तो लिमिनेट करने से क्या हमको फायदा होता है, क्यों करते हैं, तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर को लिमिनेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर कि आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर को हम लोग लिमिनेशन करते हैं तो कोर लॉस जो ईडी करंट लॉस होती है उसको कम करने के लिए, और सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में इंटरपोल ऑफ इन डीसी मशीन आर यूज टू। इंटरपोल जो होता है, इंटरपोल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, देखिए इंटरपोल जो होता है आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऑप्शन जो है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में द मेन फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर का मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये कम्यूटेटर देखिए एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। तो ये क्या करता है, एसी को, जो आर्मेचर में एसी इंड्यूज होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो है कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है देखिए वो करेक्ट है कि टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में अस्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरणों का प्रयोग केवल डैश करके देखिए इसमें के साथ किया जाता है। अस्थायी चुंबक गतिशील कुंडली मतलब कि देखिए पीएमएमसी की बात हो रही है यहाँ पर। अस्थायी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल जो है किस पर वर्क करता है, तो डीसी जो है डीसी पर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए पीएमसी जो होता है, पीएमसी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग केवल डीसी पर वर्क करता है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, टायर टू वेट रेशियो बहुत अच्छी होती है, और फ्रिक्वेंसी लॉस जो होती है बिल्कुल नहीं होता है। ईडी करंट डैम्पिंग इसका हम लोग यूज करते हैं। एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू को मेजर नहीं करता है। और आपका जो है देखिए पीएमसी है, इसका स्केल जो होता है लीनियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में किसी भी डीसी मशीन की सक्रियकारी कुंडलियों का परिवेष्टन किया जाता है। देखिए सक्रियकारी का मतलब क्या होता है, देखिए सक्रियकारी मतलब एक्टिव जो बाइंडिंग होती है उसको हम लोग कंपनसेटिंग पॉइंट जैसे होता है। तो इसमें देखिए कहाँ करते हैं, तो पोल के चारों ओर जो है हम लोग यूज करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से दो मुख्य भाग होते हैं, जिसमें मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, देखिए कोई भी मशीन होता है तो स्टेटर और रोटर होता है। स्टेटर जो है देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में डीसी मशीन में घूमने वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो डीसी मशीन में घूमने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। इसी पर जो है बाइंडिंग की जाती है तो आर्मेचर बाइंडिंग होती है। तो घूमने वाले भाग को क्या बोलते हैं, यहाँ पर आर्मेचर बाइंडिंग बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में एक कम्यूटेटर का उपयोग किसमें किया जाता है। तो कम्यूटेटर का उपयोग देखिए ट्रांसफार्मर नहीं करते हैं, इंडक्शन मशीन में नहीं करते हैं, सिंक्रोनस मशीन में नहीं करते हैं, डीसी मशीन जो होता है डीसी मशीन में हम लोग कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट डैश की सहायता से एक दूसरे को इंसुलेटेड किए जाते हैं। तो इसमें देखिए माइका जो होता है, माइका का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको कम्यूटेटर सेगमेंट को एक दूसरे से क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं। तो अभ्रक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट के देखिए इसमें 2 ऐसे लगा होता है। तो इसमें यहाँ से ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं। तो ये जो होता है यहाँ से इसे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइका बोलते हैं। माइका से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अलग करते हैं। तो अभ्रक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में एक डीसी मशीन में इंटरपोल बाइंडिंग कैसे संयोजित की जाती है। तो इंटरपोल बाइंडिंग जो होती है देखिए आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर कि इंटरपोल बाइंडिंग जो होती है आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में डैश करके है कार्बन ब्रशों को तुलनात्मक रूप से डैश कार्बन ब्रशों द्वारा स्थापित किया जाता है। देखिए तो इसमें जो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन होता है में लो कार्बन ब्रश को क्या करते हैं हम लोग, हाई कार्बन ब्रश से बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर कि लो कार्बन ब्रश होते हैं। इसमें कम्यूटेशन जो होता है, उसमें कम्यूटेशन में लो रेजिस्टेंस के जो ब्रश होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस के कार्बन ब्रश से बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में किस तरह की डीसी मशीन में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक होता है। तो ऐसा कौन सी मशीन होती है जिसमें अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक होता है। तो कौन सा होता है, देखिए अस्थायी चुंबक वाले जनरेटर जो होते हैं। ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट है कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है आवश्यक है अस्थायी चुंबक वाले में, जिसमें परमानेंट मैग्नेट होते हैं उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है वो आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में एक डीसी मशीन के निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्शन का उपयोग किसके दौरान ऊर्जा बचाई जाती है। देखिए डीसी जो मशीन होता है, डीसी मशीन में ब्रेकिंग जो होती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को सेव करते हैं, बचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है करेक्ट है। देखिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग में होता क्या है, जैसे जो मशीन होता है यह ऊर्जा लेने के बजाय जो है, एनर्जी लेने के बजाय क्या करता है, ये देने लगता है। जैसे मोटर है, अगर उसमें हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज करते हैं तो ये मोटर की तरह ना बल्कि जनरेटर की तरह वर्क करने लगता है और ये सप्लाई जो है वो देने लगता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो मोटर होता है वो जनरेटर की तरह वर्क करने लगता है और लोड को सप्लाई देने लगती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में एक 12 पोल वेव बाइंडिंग डीसी जनरेटर में पैरेलल पाथ कितने होंगे। तो देखिए पैरेलल पाथ जो होते हैं ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है। यहाँ पर पैरेलल पाथ कितना होता है, 2 होता है। क्योंकि देखिए वेव बाइंडिंग जो होता है, वेव बाइंडिंग में ए बराबर जो होता है वो 2 होता है और लैब बाइंडिंग जो होता है, लैब बाइंडिंग जो है उसमें ए बराबर जो होता है वो पी होता है, नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में यदि एक कंडक्टर 2 सेकंड में फ्लक्स को 2 वेबर काटता है, अगर कोई कंडक्टर है और वो 2 सेकंड में जो है 2 वेबर फ्लक्स को काटता है और इसके 50 चक्कर होते हैं, तो कंडक्टर में इंड्यूज ईएमएफ की गणना कीजिए। देखिए तो इंड्यूज ईएमएफ निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला ई इक्वल टू होता है यन इंटू डी फाई बाई डी टी होता है। यहाँ से यन की वैल्यू कितना है, देखिए 50 है, दिया है 50 लिख दीजिए आप, इंटू 2/2 कर दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए तो 50 जो है 50 वोल्ट है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। ई इक्वल टू यन इंटू डी फाई बाई डी टी रख दीजिए, यहाँ से यन का मान 50 रख दीजिए और डी फाई की वैल्यू जो है 2 रख दीजिए और कितना समय दिया है टी की वैल्यू 2 रख दीजिए। तो यहाँ से काटेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे 50 वोल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ से यन इंटू डी फाई बाई डी टी होता है, फार्मूला है। तो यहाँ से वैल्यू रखिए ई बराबर, इसको सॉल्व करिए 50 वोल्ट आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में 5 किलोवाट डीसी जनरेट मशीन के लिए आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध का मान कितना होता है। देखिए आर्मेचर जो रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो आपका लगभग 0.011 से लेके लगभग 1 ओम तक जो है होता है इसमें। तो इसमें देखिए इसके रेंज में जो रहेगा उसको वो आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखिए जो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है। देखिए यहाँ पर जो है 0.15 ओम, 15 ओम तो होगा ही नहीं, 1 किलो ओम भी नहीं होगा, 100 ओम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है, 0.15 ओम जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल विद्युत वाहक में कमी के प्रभाव को क्या बोलते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के द्वारा देखिए जो टोटल फ्लक्स में रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है, आर्मेचर रिएक्शन में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। फ्लक्स में जो टोटल फ्लक्स में कमी होता है, टोटल फ्लक्स में कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में एक 4 पोल डीसी जनरेटर हैज लैप वाउंड आर्मेचर विथ 50 स्लॉट विथ 16 कंडक्टर पर स्लॉट। द यूजफुल फ्लक्स पर पोल इज 30 मिली वेबर टू जनरेट एन ईएमएफ 240 वोल्ट। द मशीन मस्ट बी ड्रिवन एट, मतलब कि देखिए इसमें दिया गया है एक 4 पोल का डीसी जनरेटर है जिसमें लैप बाइंडिंग किया गया है और इसमें 50 क्या है स्लॉट हैं और 16 आर्मेचर कंडक्टर हैं। प्रत्येक स्लॉट में जो है 16 आर्मेचर कंडक्टर हैं। तो यूजफुल फ्लक्स कितना है, देखिए 30 जो है मिली वेबर है और 240 वोल्ट को ईएमएफ जो है इंड्यूस करने के लिए मशीन को कितने स्पीड से चलाना चाहिए ये पूछा गया है। देखिए इसमें तो इसमें निकालने के लिए देखिए पी एन इजकल टू ई जी इजकल टू पी एन 5Z/60 होता है। यहाँ से आप सिंपली निकाल सकते हैं इसको। देखिए यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए बराबर जो है पी बराबर 4 पोल दिया है लैप बाइंडिंग ए के लिए और टोटल आर्मेचर कंडक्टर जो है देखिए कितना है, तो 16 स्लॉट है। देखिए 16 स्लॉट है और 50 कंडक्टर है, तो 16 × 50 = 80, 800 हो जाएगा आपका कंडक्टर टोटल। और फ्लक्स की वैल्यू कितना दिया है, 30 मिली वेबर दिया है। जनरेटेड ईएमएफ कितना है, देखिए 240 वोल्ट है। तो यहाँ से EG = PN 5Z/60 होता है। देखिए यहाँ से तो आप निकालेंगे सिंपली, सबको वैल्यू रख के काटिए। देखिए यहाँ से तो 600 जो है RPM आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में डीसी जनरेटर डैश करके देखिए किस सिद्धांत पर काम करता है। डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए तो डीसी जनरेटर जो होता है किस पर वर्क करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए सीरीज जनरेटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तब होगी जब, तो एक डीसी जनरेटर में देखिए मैक्सिमम इफिशियंसी कब होती है, जब वेरिएबल लॉस होती है, वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर होता है, तो वहाँ पर इफिशियंसी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है। देखिए एक डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, देखिए PN 5Z/60 होता है। देखिए इसमें 100 दिया है, ये भी गलत है, 10 दिया है गलत है, 50 दिया है ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर कि PN 5Z/60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में सीरीज मोटर में लोड करंट कितना होता है। देखिए सीरीज मोटर में लोड करंट जो होता है देखिए I = IA = ISC होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है, क्योंकि एक बाइंडिंग होती है, सीरीज में सब कनेक्टेड रहते हैं, तो करंट जो है सभी में सेम होती है। देखिए यहाँ पर ये फिगर है सीरीज जनरेटर का, तो जो आर्मेचर से करंट निकलती है वही फील्ड में भी करंट जाती है और वही लोड में भी करंट जाती है। तो लोड करंट बराबर IL = ISC और IA होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में डीसी जनरेटर की जो बॉडी होती है, बॉडी जो इसको हम लोग योक बोलते हैं, किसका बना होता है। देखिए तो डीसी जनरेटर में योक जो होता है कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। अगर छोटा मशीन है अगर छोटा मशीन है तो उसके लिए हम लोग कास्ट आयरन का बनाते हैं, अगर बड़ा स्टील होता है तो उसके लिए कास्ट स्टील का बनाते हैं। अगर बड़ा मशीन है तो बड़ा मशीन के लिए इसका बनाते हैं हम लोग कास्ट स्टील का बनाते हैं, और छोटा मशीन जो होता है छोटा मशीन के लिए हम लोग कास्ट आयरन का बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में ट्रैक्शन कार्य के लिए किस प्रकार के मोटर का यूज किया जाता है। ट्रैक्शन के लिए जो है वो सीरीज मोटर का यूज किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में डीसी धारा जनरेटर में उत्पादित विद्युत वाहक बल
किसके समानुपाती होता है? देखिए तो विद्युत वाहक बल जो होता है वो फ्लक्स के जो होता है, फ्लक्स के अभिवाह, ध्रुव अभिवाह जो है ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि ध्रुव अभिवाह जो होता है उसके समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि जो विद्युत वाहक बल होता है किसके समानुपाती होता है? तो ध्रुव अभिवाह के। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 जो है, डीसी धारा मशीन जनरेटर के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा में बनाए रखती है? तो उसमें देखिए कौन सी जो है जो एक ही दिशा में बनाए रखती है? तो जो इंड्यूज ईएमएफ होता है, इंड्यूज ईएमएफ जो होता है इसकी दिशा नहीं बदलती है। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में डीसी जनरेटर में चुंबकीय और मैकेनिकल हानियों को एक साथ क्या बोला जाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए प्रकीर्ण हानियाँ बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रे लॉस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? देखिए कम्यूटेटर का मेन कार्य होता है ये एसी को, आर्मेचर में एसी जो उत्पन्न होती है उसको डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि कम्यूटेटर जो होता है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में एक डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त होती है। तो अधिकतम दक्षता के लिए क्या होती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए परिवर्तन हानियाँ बराबर स्थिर हानियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिए डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग प्रदान करने के प्राथमिक कारण, जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग यूज करते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का मेन कार्य होता है ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें एक दूसरे के समांतर चल रहे डीसी शंट जनरेटर में भार को दूसरे में विस्थापित करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या है, अगर दो जनरेटर पैरेलल में चल रहे हैं, दो शंट जनरेटर हैं और एक दूसरे से क्या है पैरेलल में चल रहे हैं, तो लोड को विस्थापित करने के लिए, मतलब लोड को शेयर करने के लिए हम लोग क्या सबसे अच्छा होता है? तो उसके फील्ड जो होती है, फील्ड करंट को में रियोस्टेट को एडजस्ट करके हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। उनके क्षेत्र विद्युत नियामक जो होता है रियोस्टेट को जो बोलते हैं को समायोजित करना होता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित होती है। तो आर्मेचर रिएक्शन द्वारा क्या होती है? देखिए डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश द्वारा निर्मित होती है। तो इसमें क्या निर्मित होती है? देखिए ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। आर्मेचर करंट जो है आर्मेचर रिएक्शन द्वारा जो होती है आर्मेचर करंट प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में एक डीसी मशीन में ब्रश पर स्पार्किंग का मेन रीजन क्या होता है? देखिए कारण क्या होती है? तो इसमें जो है आर्मेचर में जो है आर्मेचर बाइंडिंग ओपन हो, या तो फिर इंटरपोल और जो ब्रश होती है इंटरपोल पर जो ब्रश लगी होती है उसकी स्पार्किंग, मतलब जो प्रेशर होता है वो अच्छे से ना हो, तो इस वजह से जो है स्पार्किंग होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर कि आर्मेचर आपका ओपन हो सकता है, ओपन सर्किट हो सकता है, या फिर इंटरपोल जो होता है इंटरपोल और जो ब्रश होता है ब्रश का प्रेशर होता है उस पर सही से प्रेशर न लगा हो, इस वजह से जो है उसमें स्पार्किंग होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, देखिए इसमें डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है? मतलब कि डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? देखिए तो कम्यूटेशन में मेन रूप से होता है करंट के डायरेक्शन को बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है कि चुंबकीय उदासीन अक्ष को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा का व्युत्क्रम होना कम्यूटेशन प्रोसेस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका ये करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 52 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है डीसी मशीन का आर्मेचर किसका बना होता है? तो डीसी मशीन का आर्मेचर जो होता है देखिए सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन का इसलिए बनाते हैं, देखिए उसका जो हिस्टैरिसीस लॉस होती है उसमें कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छा होती है। और इसका आर्मेचर जो होता है देखिए आर्मेचर पर हम लोग क्या करते हैं? लेमिनेशन करते हैं। तो लेमिनेशन करने से क्या होता है? ईडी करंट लॉस कम करने के लिए हम लोग लेमिनेशन करते हैं। और इसकी लेमिनेशन की जो मोटाई होती है देखिए 0.35 से लेके 0.5 mm तक होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में डीसी शंट जनरेटर का मुख्य दोष क्या है। तो डीसी शंट जनरेटर का मेन दोष क्या होता है, देखिए जब हम लोड को बढ़ाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो थोड़ा सा घट जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर, कि भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। जैसे देखिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है, देखिए इसको जैसे देखिए आप यहाँ पर है, तो ये देखिए क्या है, इसमें ये जो है ये भी है और यहाँ पर ये लोड होता है। तो लोड होता है, तो लोड जब हम बढ़ा रहे हैं, देखिए लोड को बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, मेन रूप से कांस्टेंट ऐसे सीधे होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ये आर्मेचर रिएक्शन कारण थोड़ा सा घट जाता है, वोल्टेज जो है घट जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, लोड बढ़ाने पर जो टर्मिनल वोल्टेज होता है थोड़ा सा घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में यदि आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या Z और P पोल की संख्या, तो किसी समांतर पाथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी। तो पैरेलल पाथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या आती है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर अपान में नंबर ऑफ पोल होता है। तो यहाँ पर देखिए तो टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कितना है, Z है, और नंबर ऑफ पोल कितना है, P है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 55 में एक डीसी मशीन के कोर को पटलित निर्माण का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो डीसी मशीन का कोर होता है, कोर को हम लोग लेमिनेशन करते हैं। पटलित मतलब होता है लेमिनेशन करने का, लेमिनेशन करने से मतलब क्या होता है, देखिए तो जो ईडी करंट क्लास होती है, ईडी करंट क्लास को कम करने के लिए हम लोग लेमिनेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर भौर हानि को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पटलित करते हैं कोर को। और इसकी जो लेमिनेशन की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक इसकी थिकनेस होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में 4 पोल लैप बाइंडिंग डीसी शंट जनरेटर में 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली है, जिसमें से प्रत्येक 0.004 ओम के हैं, जिसका रजिस्टेंस जो है वो 0.004 mm का है। तो आर्मेचर का रजिस्टेंस ज्ञात करना है यहाँ पर हमको। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो है, देखिए हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए हमको पहले क्या निकालते हैं, हम पैरेलल पाथ निकालते हैं। तो पैरेलल पाथ कितना है, देखिए टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कितना है, 220 है, 220 है। नंबर ऑफ पोल कितना है, 4 है, डिवाइड कर दीजिए 55 आ जाएगा। तो एक जो है आर्मेचर कंडक्टर कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। तो 55 जो है समांतर पाथ कितने आ रहे हैं, 55 हो रहा है। तो एक समांतर पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, देखिए 0.004 है। इसके बाद 55 समांतर पाथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 55 × 0.004 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.220 ओम हो जाएगा समांतर पाथ का रेजिस्टेंस है। अब कुल आर्मेचर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखिए समांतर पाथ हो जाएगा पैरेलल पाथ डिवाइडेड बाई पैरेलल पाथ की संख्या। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल पाथ की संख्या के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, देखिए रेजिस्टेंस ये आप 0.220 रखिए और पैरेलल पाथ की संख्या 4 है, यहाँ पर 4 रख दीजिए, कट के आएगा आपका 0.055 ओम जो है आर्मेचर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। देखिए डीसी मशीन के दिक् परिवर्तन खंड से बने होते हैं। जो डीसी मशीन होता है उसका कम्यूटेटर, जिसको दिक् परिवर्तन को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। तो कम्यूटेटर किसका बना होता है, तो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, कठोर कर्षित तांबा का। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर, कि जो कम्यूटेटर होता है किसका बनाता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाता है। कम्यूटेटर का मेन काम होता है, देखिए जो आर्मेचर में एसी जो मिलता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कम्यूटेटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में एक कम्यूटेटर में सेगमेंट की संख्या के बराबर होती है। तो जो कम्यूटेटर सेगमेंट होती है, देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट में जो आर्मेचर होती है संख्या होती है किसके बराबर होती है, तो आर्मेचर कॉइल के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 में एक डीसी सीरीज मोटर में डैश करके देखिए वाली क्षेत्र कुंडली होती है। जो डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग का प्रॉपर्टी पूछ रहा कैसा होता है। तो डीसी सीरीज मोटर में जो देखिए फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है, तो उसमें मोटे तार और कम टर्न के होते हैं। तो थिक वायर लेस टर्न होते हैं। देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। देखिए फील्ड वाइंडिंग जो होता है करंट ऑपरेटेड कॉइल होता है, इसमें हमको करंट को ले जाना होता है। इस वजह से हम रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या करते हैं, मोटे तार के और कुछ टर्न के बनाते हैं। तो मोटे तार के कुछ फेरों के बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। इसके बाद जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रॉपर्टी होता है पतला तार का बनाया होता है, अधिक टर्न होते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग में। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में 6 पोल लैप बाइंडिंग जनरेटर में 300 कंडक्टर हैं और प्रति कंडक्टर विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। तो जनरेटर का जनित्र वोल्टेज कितना होगा, तो इसमें देखिए दिया है कि 6 पोल का एक लैप बाइंडिंग जनरेटर है, जिसमें टोटल कंडक्टर कितने हैं, 300 हैं, और प्रति कंडक्टर जो है एक कंडक्टर में 5 वोल्ट जो है वो ईएमएफ डेवलप करता है। तो जनरेटर द्वारा कुल उत्पन्न विद्युत वाहक बल का हमको गणना करना है यहाँ पर। देखिए इसको देख लीजिए, थोड़ा सा एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि हाथ से इस पर लिखते नहीं बनता है,
डिजिटल बोर्ड है नहीं भैया, आप लोगों को पढ़ाया जाए अच्छे से, तो सॉल्यूशन यहीं से देख लीजिए आप लोग। देखिए पी जो है नंबर ऑफ पोल कितना है, पी है, टोटल आर्मेचर कंडक्टर कितना है 300 है, और ईएमएफ जो है पर कंडक्टर में पैरेलल पाथ में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है 5 वोल्ट। तो ईएमएफ टोटल ईएमएफ जनरेट कितना हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। देखिए क्योंकि लैब बाइंडिंग है तो लैब बाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर पी होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है पोल के बराबर होता है, तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ए बराबर। तो यहाँ से देखिए कुल जो है प्रत्येक समांतर पाथ में कितने कंडक्टर होंगे, देखिए 300 जो है 300 कंडक्टर है और 6 क्या है पैरेलल पाथ है, तो 300 बटे में 6 कर देंगे तो 50 जो है कंडक्टर टोटल आ जाएंगे। अब एक कंडक्टर में कितना जनरेट होता है, देखिए 5 वोल्ट होता है, तो 50 कंडक्टर में कितना हो जाएगा तो 50 × 5 हो जाएगा, 250 वोल्ट जो है वो जनरेट करता है यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए कौन सा करेक्ट है, ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में एक शंट जनरेटर 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पीयर करंट प्रदान करता है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध और शंट प्रतिरोध 0.02 ओम और 50 ओम है तो जनरेटर जनित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको जो दिया है एक शंट जनरेटर है जिसमें से टर्मिनल वोल्टेज जो है इसका 250 वोल्ट है और उसके बाद 195 एम्पीयर जो है वो लोड करंट दे रहा है, और इसमें दिया है आपको देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है 0.02 ओम दिया है और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम दिया है। तो आपको फाइंड क्या करना है, देखिए जो ईएमएफ है ईएमएफ को फाइंड करना है, तो इसके लिए देखिए सिंपल आपको ISH निकाल लीजिए। ISH निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए तो सिंपल आ जाएगा E = V + IARA से। देखिए यहाँ से ये जो है देखिए ये शंट जनरेटर है, इसमें ISH करंट आ रही है, इसमें IL जो लोड करंट है ये 195 एम्पीयर आ रही है, और टर्मिनल वोल्टेज आपको कितना मिल रहा है 250 वोल्ट, तो यहाँ भी 250 मिलेगा, यहाँ भी 250 मिलेगा, यहाँ भी 250 मिलेगा। तो हमको देखिए शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है कितना है 50 ओम है। ठीक है, तो यहाँ से हमको करंट कितना मिलेगा ये हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 250 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम। ठीक है, 50 काट दीजिए तो 5 जो है 5 एम्पीयर ISH की वैल्यू मिल जाएगी हमको, और टोटल हमको IA कितना मिल रहा है, देखिए IA जो मिल रहा है हमको तो टोटल कितना 195 + 5 200 एम्पीयर जो है आर्मेचर करंट मिल रहा है। देख लीजिए यहाँ इसको सॉल्व कर दीजिए, बस वैल्यू रख दीजिए आ जाएगा आपको। देखिए V = 250, IL = 195 दिया है, RA जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है 0.002 ओम, और RSH जो है शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 50 ओम दिया है। तो ISH की वैल्यू 250 बटे 50 कर देंगे, V/I = V/R से, तो 5 एम्पीयर आ जाएगा। टोटल आर्मेचर करंट कितना आ जाएगा, देखिए 200 एम्पीयर हो जाएगा ना, ISH + IL, तो 200 एम्पीयर आ गया। अब यहाँ से E = V + IARA से निकाल दीजिए। देखिए तो सिंपल रखिए, वैल्यू रखिए, सबको सॉल्व कीजिए, तो 254 जो है वोल्ट ये ईएमएफ जो है डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, डीसी मशीन में कम्यूटेशन की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। तो कम्यूटेशन का मतलब आप जानते हैं, देखिए करंट जहाँ पर बदलने की बात की जाएगी वहाँ क्या होगा, कम्यूटेशन होगा। देखिए इस ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। वह प्रक्रिया जिसमें ब्रशों द्वारा कुंडली को शॉर्ट सर्किट करने के समय कुंडली में धारा की दिशा बदल जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहते हैं। तो देखिए आर्मेचर कंडक्टर या अग्र जो है मतलब कि सबसे पहला वाला जो बाइंडिंग होती है उससे जो है विस्तार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र अंतराल या फ्रंट पिच बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिए कम्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन प्रोसेस के द्वारा देखिए जो ईएमएफ जो है डेवलप होती है उसको हम लोग रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। कम्यूटेशन के दौरान जो वोल्टेज डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 है, देखिए द थिक इंसुलेशन पेपर शुड एक्सटेंडेड बियॉन्ड ईच एंड ऑफ आर्मेचर कोर एंड इट इज यूज्ड इन बिटवीन स्लॉट इनर एंड वेजेज, दिस इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए तो इसको हम पैकिंग स्ट्रिप बोलते हैं। पैकिंग स्ट्रिप जो है ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि यदि मोटा इंसुलेशन पेपर जो होता है, देखिए मोटा इंसुलेशन पेपर आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए और यह स्लॉट लाइनर और वेज के बीच में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग स्ट्रिप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 में कम्यूटेटर इज यूज्ड इन, कम्यूटेटर यूज किस में किया जाता है, तो कम्यूटेटर जो है देखिए डीसी मशीन जो है डीसी मोटर में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बाय 10 पोल वेव बाउंड जनरेटर हैविंग 100 स्लॉट एंड विथ 10 कंडक्टर पर स्लॉट
व्हेन ड्राइवन एट 1200 आरपीएम द फ्लक्स पर पोल इज 0.01 वेबर। मतलब कि देखिए 100 स्लॉट जो है 100 स्लॉट दिया है और प्रत्येक स्लॉट में जो है हर एक स्लॉट में 10 जो है कंडक्टर हैं और 10 जो है 10 पोल का वेव बाउंड जनरेटर है। तो इसमें 1200 आरपीएम पर चलाने के लिए जो है कितना फ्लक्स जो है ईएमएफ जो है वो डेवलप होगा पूछ रहा है और फ्लक्स जो है 0.01 वेबर दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सिंपल है। इसमें जेट बराबर देखिए स्लॉट जो है 100 दिया है और कंडक्टर कितना दिया है इसमें 10 पैरेलल पाथ दिया है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 जो है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर आ जाएगा आपको। पी नंबर ऑफ पोल कितना दिया है 10 दिया है, आरपीएम जो है 1200 दिया है और फ्लक्स जो है 0.01 वेबर दिया है। और यहाँ पर देखिए जो वेब बाउंड जनरेटर बोला है तो ए बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो E = PN 5Z/60 रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1000 जो है वोल्ट जनरेटेड ईएमएफ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉस इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कौन सा लॉस होता है देखिए, तो कॉपर लॉस बिल्कुल होता है डीसी जनरेटर में। आयरन लॉस भी डीसी जनरेटर में होता है, मैकेनिकल लॉस भी होता है क्योंकि रोटेटिंग पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें डी जो है वो करेक्ट है कि डीसी जनरेटर में सभी लॉस होते हैं, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, मैकेनिकल लॉस सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है देखिए, ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर इज आल्सो कॉल्ड। ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक को और हम लोग क्या बोलते हैं देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक बोलते हैं या नो लोड करेक्टरिस्टिक बोलते हैं या तो इसी को सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है कि ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक को हम लोग और क्या बोलते हैं तो मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ये ई नाट और आई एफ के बीच में खींचा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ई नाट और आई एफ के बीच में खींचा जाता है, इसको क्या बोलते हैं तो ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 70 है, इन डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस बाई। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, तो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों की वजह से जो है होता है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है देखिए 70 का, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन का मेन डिफिनेशन यही है कि मेन फील्ड फ्लक्स का आर्मेचर फ्लक्स का जो है मेन फील्ड फ्लक्स पर पड़ने वाले प्रभाव को जो है हम लोग क्या बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 है, जब किसी डीसी सीरीज मोटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं देखिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बूस्टर बोलते हैं। डीसी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन में हम डीसी सीरीज जनरेटर को हम लोग जब ऐड करते हैं उसमें जोड़ते हैं श्रेणी में तो उसको क्या करता है वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वोल्टेज ड्रॉप को सही करने के लिए हम लोग बूस्टर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 में धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं देखिए ब्रश कंटेक्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। धारा के प्रवाह में ब्रश और कम्यूटेटर के बीच के जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग ब्रश कंटेक्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 में विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीसी मशीन। इनमें से कौन सा डीसी मशीन का भाग नहीं है देखिए, तो जो टैप चेंजर होता है देखिए आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है, ब्रश होते हैं, लेकिन टैप चेंजर जो है ये डीसी मशीन में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, मतलब इसका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है देखिए, वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ। तो डीसी जनरेटर का कार्य के उत्पादन सिद्धांत पे कार्य करता है, मतलब डीसी जनरेटर जो होता है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर कि डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे जो है डीसी जनरेटर वर्क करता है। देखिए इसमें होता क्या है कि एक कंडक्टर होता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके रोटेट कराते हैं, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 में इन ए डीसी मशीन डमी कॉयल इज यूज्ड। डमी कॉयल जो है डीसी मशीन में डमी कॉयल क्यों यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डमी कॉयल जो है क्यों यूज करते हैं डीसी मशीन में, तो मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए करते हैं, तो क्रिएट ए मैकेनिकल बैलेंस इन आर्मेचर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 में 2 किलोवाट के 200 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर करंट के कितने लोड की आपूर्ति करेगा। इसमें देखिए P बराबर जो है P बराबर VI आप सिंपली रख देंगे V इंटू आई से, तो यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो P की वैल्यू जो है 2 किलोवाट मतलब 2 इंटू 1000 कर दीजिए और डिवाइड बाई 200 कर दीजिए वोल्टेज।
तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपन भी हो जाएगा, पी अपन भी। तो पी की वैल्यू कितना है 2 × 10⁻³ और भी की वैल्यू कितना है 200 वोल्ट दिया है यहाँ पर। तो यहाँ से निकालेंगे तो 10 एम्पियर जो है करंट आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक डीसी शंट जनरेटर की फील्ड में जोड़ी गई बाहरी प्रतिरोध की भूमिका क्या होती है। तो जब हम लोग डीसी सीरीज शंट मोटर में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो ये जो वोल्टेज होता है देखिए जनरेटर वोल्टेज को घटा देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका जो है वो करेक्ट है कि जनरेटर के वोल्टेज को घटा देता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करने से। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में, स्पार्क लेस कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। देखिए सही लैंग्वेज में क्वेश्चन जो है, स्पार्क विहीन दिक् परिवर्तन हासिल करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब है स्पार्क लेस कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हम लोग इंटरपोल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का जो है वो करेक्ट है कि हम लोग स्पार्किंग को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो इंटरपोल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में, किसी आर्मेचर बाइंडिंग का संवाहक निम्नलिखित में से किस पर कम्यूटेशन से जोड़ा जाता है। तो आर्मेचर बाइंडिंग जो होता है, आर्मेचर बाइंडिंग को हम लोग किससे जोड़ते हैं, राइजर से जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट है। जो कम्यूटेशन में प्रोसेस में हम लोग आर्मेचर बाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं तो इक्विलाइजर राइजर जो होता है, राइजर से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। डैश में सीरीज शंट का फ्लक्स उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करते हैं। कि सीरीज और शंट फ्लक्स का उत्पादन करते हैं और समान दिशा में कार्य करते हैं। मतलब कि इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा जनरेटर होता है जो सीरीज और शंट दोनों का फ्लक्स को डेवलप करता है और दोनों जो है एक दिशा में कार्य करते हैं। तो कौन सा होता है, देखिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर जो होता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है। ये क्या करता है, सीरीज को फ्लक्स भी जनरेट करता है और शंट का फ्लक्स जनरेट करता है। तो टोटल जो फ्लक्स आता है वो फाई बराबर क्या होता है, फाई एस सीरीज का फ्लक्स प्लस फाई एस शंट का फ्लक्स का। ये तो दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, इस वजह से क्या है दोनों ऐड हो जाते हैं। और यही डिफरेंशियल रहता है तो यहाँ क्या होता है, फाई एस ई माइनस फाई एस एच हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है, क्यूमुलेटिव संचयी कंपाउंड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 82 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में, एक शंट जनरेटर 440 वोल्ट पर 40 एम्पीयर लोड करंट जो है सप्लाई करता है। शंट प्रतिरोध 220 ओम तथा आर्मेचर प्रतिरोध जो है 0.8 ओम है। तो आर्मेचर धारा की गणना कीजिए। देखिए तो इसमें क्या करना है आपको, शंट जनरेटर है तो शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट जो होता है, देखिए आई एस एच आप निकाल लीजिए। आई एस एच बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना है 440 है, 440 रख दीजिए, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है शंट का 220 है, 220 रख दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 22 दूना 44, 2 एम्पियर जो है शंट फील्ड बाइंडिंग का करंट आ गया। ठीक, इसके बाद जो है लोड करंट कितना है 40 एम्पियर है, 2 एम्पियर आई एस एच देखिए, आई एस एच जो है वो 2 एम्पियर आया। ठीक, और आपको यहाँ पर लोड करंट जो है, लोड करंट कितना दिया है 40 एम्पियर दिया है। तो आर्मेचर करंट पूछ रहा है, तो आर्मेचर करंट आप लोग जानते हैं, आर्मेचर करंट बराबर क्या होता है, लोड करंट होता है प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग करंट होता है। तो आई एल प्लस आई एस एच होता है, आई ए बराबर ना। तो आई एल की वैल्यू कितना है, देखिए 40 एम्पियर दिया है और 2 एम्पियर जो है शंट फील्ड आई एस एच की वैल्यू है। तो आई एस एच 40 प्लस 2 42 एम्पियर जो है करंट आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ दिया है भी बराबर दिया है, आई एस एच की वैल्यू 440 अपन में 220, भी 440 आर एस एच 220 डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पियर आ जाएगा। इसके बाद जो है डीसी शंट जनरेटर के लिए जो है आई ए जो होता है आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग करंट, वैल्यू रखेंगे 42 एम्पियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में, निम्नलिखित में से किस कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण ब्रशों को घूर्णन की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इंटरपोल मेथड में होता है जैसा। तो इंटरपोल में क्या होता है, ब्रश को शिफ्ट करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। यहाँ पर इंटरपोल मेथड में क्या होता है कि जो ब्रश होते हैं, ब्रश को हमको रोटेट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष को डैश की ओर स्थानांतरित करता है। तो जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को जो एमएनए होता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, वो किधर शिफ्ट होता है, तो जनरेटर के घूमने की दिशा में जो है वो शिफ्ट होता है। और यही चीज़ मोटर में रहेगा तो देखिए मोटर में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है उसके। तो यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव जो है एमएनए जो होता है, एमएनए क्या करता है, जनरेटर के घूमने की दिशा में शिफ्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में, जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, घूर्णन करता है, तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और फिर क्या होता है, देखिए
धारा प्रेरित होती है, नहीं। मोटर रुक जाती है, नहीं। विद्युत वाहक बल प्रतिरोध करता है, नहीं। एक विद्युत वाहक बल जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है कि जब कोई आर्मेचर कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में एसी पर डीसी मोटर चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन की पहचान कीजिए। तो कम्यूटेशन जो होता है, कम्यूटेशन का उन्मूलन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। अगर एसी मोटर है, डीसी मोटर को अगर एसी पर हम चला देते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो कम्यूटेशन जो है, कम्यूटेशन आपका उन्मूलन हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 87 है, देखिए निम्नलिखित जनरेटर में से किस कॉइल के दो भाग में बटे होते हैं, तो कौन सा होता है। देखिए इसमें कंपाउंड जो बाउंड जनरेटर होता है इसके दो पार्ट होते हैं। तो एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है, एक शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट है। आर्मेचर के सीरीज में लगाते हैं, एक आर्मेचर के पैरेलल में लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड जो है बाउंड जनरेटर में होता है ऐसा। तो कंपाउंड बाउंड जनरेटर में क्या होता है कि जो इसके बाइंडिंग होते हैं ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को क्या बोलते हैं। तो आर्मेचर के में करंट के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। जहाँ भी कहीं करंट का परिवर्तन आए तो आपको आंख बंद करके क्या लगाना है, कम्यूटेशन लगाना है। तो यहाँ पर देखिए एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई होती है तो कितना होती है, 0.35 से लेके 0.35 mm से लेके 0.5 mm तक होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 90 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कंडक्टर चुंबकीय बल रेखाओं में कटौती करके उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है जो लागू ईएमएफ का विरोध करता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए जो है इसका वो करेक्ट है यहाँ पर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मोटिवेशन के लिए आप लोग एक कमेंट जरूर छोड़ा करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये हम लोग मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है भाई कि हाँ आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो। क्वेश्चन नंबर 91 है, देखिए आर्मेचर प्रतिक्रिया को डैश पर आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें आर्मेचर रिएक्शन देखिए पूछ रहा है। तो आर्मेचर रिएक्शन का परिभाषा ये होता है कि आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पर पड़ने वाले प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, तो देखिए मेन फील्ड फ्लक्स जो है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि आर्मेचर फ्लक्स द्वारा मेन फील्ड फ्लक्स पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 है, यदि शंट फील्ड के कारण वोल्टेज में नो लोड से फुल लोड तक गिरावट सीरीज फील्ड के कारण वृद्धि के बराबर है तो टर्मिनल वोल्टेज स्थिर होगी। इस तरह के जनरेटर को कहा जाता है। मतलब कि देखिए शंट फील्ड के कारण जो नो लोड से फुल लोड में जितना वोल्टेज में कमी हो रही है, सीरीज फील्ड जो होती है, सीरीज फील्ड होती है उसके कारण उतना वृद्धि कर दी जाती है तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है। यह किस तरह के जनरेटर में होता है, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो करेक्ट है यहाँ पर, डीसी। क्वेश्चन नंबर 93 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में कम्यूटेशन विद्युत प्रवाह में एक परिवर्तन है जो कि आर्मेचर में डैश के प्रभाव से गुजरता है। देखिए कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन में मतलब कि जो आर्मेचर बाइंडिंग जो होती है शॉर्ट सर्किट के दौरान आर्मेचर बाइंडिंग जब एमएनए को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को जैसे ही क्रॉस करती है, मतलब एक पोल से अगले पोल पर जब जाती है तो धारा की दिशा जो है बदल जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट है कि एक पोल से अगले पोल पर जब जाती है तब जो है धारा का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जबकि एक मोटर डैश को उत्पन्न करता है। देखिए जो जनरेटर होता है वोल्टेज उत्पन्न करता है तो जनरेटर का मेन काम होता है कि मैकेनिकल ऊर्जा हम लोग देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करता है, मिलता है हमको, आउटपुट देता है। तो वैसे ही मोटर जो होता है, मोटर क्या उत्पन्न करता है, तो मोटर जो है ये टार्क उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और टार्क जो है उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो करेक्ट है कि जो मोटर होता है, मोटर क्या करता है, टार्क उत्पन्न करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे, विद्युत ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 95 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में यदि एक डीसी जनरेटर के ब्रश होल्डर को राकर से विद्युत रोधी नहीं किया जाए तो
तो जब जो ब्रश का होल्डर होता है अगर उसको हम लोग क्या करें इंसुलेट नहीं करेंगे तो उस पर क्या होगा, कम्यूटेटर जो होता है कम्यूटेटर, तो क्योंकि ब्रश जो होता है देखिए कम्यूटेटर पे से लगा रहता है, आप फिगर में देख सकते हैं देखिए। तो अगर उस पर हम लोग क्या करेंगे इंसुलेटेड नहीं करेंगे तो उसमें स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होता है, तो कम्यूटेटर सरफेस पर क्या होगा, भारी स्पार्किंग होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 96 में, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रम प्लेट पर स्पार्किंग से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो ड्रम प्लेट पर जो है स्पार्किंग से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, प्रवाहकीय ग्रीस यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि ड्रम जो प्लेट होता है, ड्रम प्लेट पर स्पार्किंग से बचाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो प्रवाहकीय ग्रीस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 में, डैश में जनरेटर के शाफ्ट पर इस तरह से तांबे की 2 तारें लगी होती हैं कि तारें शाफ्ट से रोधक स्थिति में इंसुलेट रहती हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए स्लिप रिंग जो होता है, स्लिप रिंग आप लोग जानते होंगे कि स्लिप रिंग जो होता है ये क्या करते हैं कि जो शाफ्ट होता है शाफ्ट पर ऐसे कनेक्टेड रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल सर्किट को क्या करता है, ये करंट जो है प्रोवाइड करता है बाहर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 98 है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर 120 से 250 वोल्ट तक के उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 120 से लेकर 250 वोल्ट तक के उत्तेजक के रूप में कौन होता है, देखिए डीसी शंट जनरेटर जो होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है कि डीसी शंट जनरेटर जो होता है ये कांस्टेंट वोल्टेज होता है, इसमें जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर जो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है कितने के लिए, एक्साइटर के रूप में जब हम लोग इसका यूज करते हैं तो 120 लेकर 250 वोल्ट तक इसको ऑपरेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 में, कम्यूटेशन के दौरान आर्मेचर बाइंडिंग के बीच एक शॉर्ट सर्किट होता है जब, जो कम्यूटेशन होता है देखिए, कम्यूटेशन में शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब कोई भी 2 कम्यूटेटर जो होते हैं, कोई भी 2 कम्यूटेटर ब्रश के कांटेक्ट में आता है तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर कि जब जो ब्रश होता है, ब्रश के कांटेक्ट में कम्यूटेटर आता है तब उसमें शॉर्ट सर्किट होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है देखिए। बड़ी मशीनों में पोल जो होते हैं किसके बने होते हैं। तो देखिए जो कास्ट स्टील होता है तो कास्ट स्टील का नहीं बनाए जाते हैं, कच्ची स्टील जिसको हम ढलवा लोहा बोलते हैं, नहीं ये गलत है। देखिए यहाँ पर हम लोग जो बनाते हैं वो सिलिकॉन स्टील जो होता है, सीट स्टील होता है, उसका बनाते हैं। तो और ऑप्शन देखते हैं देखिए इसको हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग किसका बनाते हैं, देखिए सीट स्टील लेमिनेशन का बनाते हैं हम लोग, पोल जो होता है सीट स्टील का बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 101 है देखिए। क्वेश्चन नंबर 101 में, आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है। तो आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है, देखिए ये जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसको लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग आर्मेचर कोर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर कि आर्मेचर कोर जो होते हैं क्या प्रोवाइड करता है, चुंबकीय फ्लक्स जो है रिलेक्टेंस पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 102 है देखिए। इसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया में, मतलब आर्मेचर रिएक्शन में डैश के लिए ब्रशों को बिल्कुल चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है। मतलब कि आर्मेचर रिएक्शन जो होता है देखिए उसमें ब्रश को जो है वो हम किस पर रखते हैं, न्यूट्रल एक्सिस में, एमएनए पर रखते हैं। तो एमएनए पर रखने का रीजन क्या होता है, देखिए तो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए जो है, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ब्रश को जो है और ब्रश और एमएनए को एक ही एक्सिस पर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 103 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 130 में, एक कम्यूटेटर के आसन्न क्षेत्रों से जुड़े किसी कुंडली के शुरुआत तथा समाप्ति के छोरों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए एक स्टार्टिंग बाइंडिंग से और एक लास्ट बाइंडिंग से जो जुड़ा होता है उसको हम लोग लैप बाइंडिंग बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, बी जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 है देखिए। क्वेश्चन नंबर 104 में, आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर विद्युत धारा के द्वारा डैश पर निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव होता है। तो आर्मेचर जो होता है, देखिए आर्मेचर रिएक्शन क्या है, आर्मेचर करंट का जो फील्ड फ्लक्स होता है, फील्ड फ्लक्स पर जो है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो इसका देखिए वो करेक्ट है कि आर्मेचर जो करंट है, आर्मेचर करंट द्वारा फील्ड फ्लक्स पर किए गए चुंबकीय प्रभाव को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 है देखिए। इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल को मुख्य पोल के बीच में रखा जाता है ताकि स्पार्किंग, देखिए क्या होता है कि इंटरपोल जो होता है, जो मेन पोल होते हैं, मेन पोल के बीच में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये मेन पोल हो गया आपका और ये मेन पोल हो गया आपका, ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ पर लगा जाते हैं, यहाँ पर इंटरपोल लगाते हैं, इसको यहाँ पर इंटरपोल लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं इंटरपोल और यहाँ लगाते हैं ऐसे इंटरपोल। तो इंटरपोल लगाने से क्या होता है, स्पार्किंग को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो करेक्ट है 105 का।
क्वेश्चन नंबर 106 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब, देखिए तो इसमें क्या होता है, देखिए प्रवाह परिवर्तन की दर न्यूनतम होती है, तो ये गलत है। देखिए फ्लक्स प्रवाह परिवर्तन की दर अधिकतम होती है, तो बिल्कुल सही है। देखिए ये ऑप्शन नंबर 20 का जो है यहाँ पर ये करेक्ट है कि जब E=, देखिए क्या होता है, E= होता है d∅dt होता है, तो मतलब फ्लक्स परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ जो है वो डेवलप होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 में डैश को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समांतर क्रम में चलाए जाते हैं। तो समांतर क्रम में आप जानते हैं कि पैरेलल में ऑपरेशन क्यों कराया जाता है, तो रिलायबिलिटी अच्छी पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समांतर क्रम में चलाते हैं। देखिए कम विश्वसनीयता के लिए नहीं, भार को कम करने के लिए नहीं, देखिए गलत है, कम क्षमता के लिए नहीं, तो उच्च विश्वसनीयता के लिए, हाई रिलायबिलिटी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108 है। देखिए डीसी शंट जनरेटर को डैश कहा जाता है, तो इसको कांस्टेंट वोल्टेज बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ए जो है वो करेक्ट है। देखिए नियत वोल्टेज जनरेटर बोलते हैं डीसी शंट जनरेटर को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109 है। लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर कोर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि कम होती है, तो कौन सी हानि, कोर को हम लोग लेमिनेशन करते हैं, तो इससे हानि, किस हानि को कम करने के लिए, तो ईडी करंट जो लॉस होती है, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कोर होता है कोर का लेमिनेशन करते हैं। और इसमें देखिए आए, देखिए जो है, और इसकी थिकनेस जो होती है कितनी होती है, 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक इसकी थिकनेस होती है जो लेमिनेशन की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110 है। देखिए आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को कहा जाता है। इसमें आर्मेचर बाइंडिंग कारण कौन सा लॉस होता है, देखिए आर्मेचर हानि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो करेक्ट है यहाँ पर, कि जो आर्मेचर कॉइल का जो आर्मेचर कुंडली में जो लॉस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर लॉस बोलते हैं। ये I²R लॉस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल लॉस बोलते हैं, I²R लॉस बोलते हैं, करंट डिपेंडेंट लॉस बोलते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 111 है। देखिए डैश मैकेनिकल हानि में शामिल होती है, तो मैकेनिकल हानि में क्या होता है, देखिए ब्रश के जो घर्षण होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो इसका ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, कि ब्रश लॉस जो होता है, ब्रश लॉस क्या होता है, ये मैकेनिकल हानि में आता है। और देखिए मैकेनिकल लॉसेस में क्या क्या आते हैं, तो मैकेनिकल लॉस जो होता है, देखिए इसमें हम लोग यूज करने के लिए जो मैकेनिकल लॉस होता है, मैकेनिकल लॉस को कंबाइंड रूप से हम लोग किसको, आयरन लॉस को और स्ट्रे लॉस जो होता है, इन दोनों लॉस को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल लॉस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है। देखिए ए सिंपल कॉमन मेथड टू टेस्ट आर्मेचर बाइंडिंग फॉर शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट कॉयल इज बाई ए, मतलब कि आर्मेचर बाइंडिंग जो होती है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का जांच का पता लगाने के लिए हम लोग किसके सहारे से यूज करते हैं, मतलब किसके द्वारा हम लोग आर्मेचर के शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट का पता लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्राउलर बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका यहाँ पर करेक्ट है, कि ग्राउलर से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का पता लगाते हैं। बाकी ओम मीटर से हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, मल्टीमीटर से क्या निकालते हैं, अब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को मेजर करते हैं, और मीटर से करंट को मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 114 है। एक निश्चित दी गई गति पर, मतलब कांस्टेंट स्पीड पर डीसी जनरेटर की ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इनमें से किसके बीच में खींचा जाता है। तो देखिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो है किसके किसके बीच में खींचा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में खींचा जाता है, या तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को और क्या बोलते हैं। तो देखिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, या तो फिर इसी को मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। इसको हम लोग किसके बीच में खींचते हैं, नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में खींचते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट है, नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में खींचते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, देखिए आपका टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में खींचा जाता है, और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो जनरेटेड ईएमएफ और आपका आर्मेचर करंट के बीच में खींचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है। द नेचर ऑफ इनपुट इन डीसी जनरेटर इज, डीसी जनरेटर में जो इनपुट होता है कैसा होता है। तो देखिए डीसी जनरेटर में इनपुट जो होता है हम लोग मैकेनिकल पावर देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर हमको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। देखिए डीसी जनरेटर का डिफिनीसन यही है कि इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 117 में देखिए क्या है, इंटरपोल आर यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन। इंटरपोल जो होता है, देखिए इंटरपोल जो है, इंटरपोल का हम लोग यूज करते हैं डीसी मशीन में किसको कम करने के लिए। तो इसमें देखिए क्या है, तो इसका जो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरपोल में,
तो इंटरपोल कैसा होता है देखिए, इसमें इंटरपोल जो होता है देखिए एकदम सेम एज आपकी फील्ड बाइंडिंग जो होती है फील्ड बाइंडिंग की तरह होता है। तो इसमें क्या होता है, फील्ड बाइंडिंग में थिक वायर लेस नंबर ऑफ टर्न होता है। तो देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न मेड ऑफ हैवी वायर गलत है देखिए, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न थिन वायर गलत है देखिए, लार्ज नंबर ऑफ पोल मेड ऑफ थिन वायर नहीं, ये भी गलत है देखिए यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है कि जो इंटरपोल होता है, इंटरपोल कैसा होता है, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न होता है तथा हैवी वायर के मतलब थिक वायर के बनाए जाते हैं, मोटे तार का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में इन ए डीसी जनरेटर पोलरिटी ऑफ इंटरपोल रिलेटिव टू डेड एंड मेन पोल। डीसी जनरेटर, किसी डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटरपोल की पोलरिटी क्या होती है। तो इसमें देखिए जो इसकी पोलरिटी होती है वो जस्ट अपने एक से अगले वाले पोल के समान होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है। देखिए इज अपोजिट टू डेट नेक्स्ट पोल, अपोजिट टू डेट ऑफ नेक्स्ट पोल मेन पोल इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन गलत है देखिए। बी ऑप्शन देखिए इज सेम एज पोलरिटी एज द मेन पोल बिहाइंड, नहीं पीछे नहीं, नेक्स्ट वाले के लिए होगा देखिए, जहाँ पर नेक्स्ट लिखा होगा उसके लिए वो करेक्ट है। देखिए इज सेम एज अ पोलरिटी ऑफ नेक्स्ट मेन पोल अहेड इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, उसके रोटेशन की दिशा में जो इंटरपोल होता है देखिए, इंटरपोल का जो पोलरिटी होती है ये इसके डायरेक्शन में, जैसे ये मान लीजिए रोटेट कर रहा है, ये मेन पोल हो गया, तो मेन पोल है तो जैसे ये रोटेट कर रहा है ऐसे, तो इसके अगला वाला जो पोल आएगा, जैसे ये है तो ये जो वाला जो पोल आएगा इसके जस्ट यही वाला पोल ये क्या करेगा, हो जाएगा। जैसे एन पोल ये आ रहा है तो ये आपका इंटरपोल का जो है पोल होगा वो एन पोल हो जाएगा, जो उसके नेक्स्ट पोल आएगा वही उसका इंटरपोल का भी पोल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है यहाँ पर करेक्ट है। देखिए कि इसके आगे घूर्णन की दिशा में अगले मेन पोल की पोलरिटी ध्रुवता के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 119 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 में दिया है कि 0.75 मीटर लंबा एक आर्मेचर कंडक्टर 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर वाले एक फ्लक्स डेंसिटी के संपर्क में आता है। कंडक्टर पर लगने वाले बल की गणना करें जब आर्मेचर करंट जो है 5 एम्पियर है। इसे आप निकालेंगे सिंपली, देखिए एफ इक्वल टू VIL sin थीटा होता है। तो कंडक्टर पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या होता है VIL sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितना ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितना है देखिए 0.75, 4 देखिए बी की वैल्यू 4 दिया है, इंटू आई की वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, और किसकी एल की वैल्यू कितना दिया है इंटू 0.75 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 15 न्यूटन जो है 15 न्यूटन बल आ जाएगा। इसमें देखिए 5 चौक 20 और 15 75 दूना 150 हो जाएगा, तो मतलब 15 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भंवर हानियाँ डीसी मशीन के किस भाग में होती है। तो देखिए भंवर ईडी करंट लॉस किस में होती है, तो आर्मेचर में होता है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर तो आर्मेचर जो डीसी जो ईडी करंट लॉस होती है किस में होता है, तो आर्मेचर में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में इलेक्ट्रिकल मशीन में डैश को कम करने के लिए कोर का लेमिनेशन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में कोर को लेमिनेट करते हैं तो हम लोग ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 122 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 122 में डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर आप लोग जानते हैं फैराडे के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो 122 का ए हो जाएगा करेक्ट है। ये सब छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 123 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 123 में शॉर्ट डैश करके कंपाउंड जनरेटर इज ए टाइप ऑफ, जो शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर होता है, शॉर्ट किसका जनरेटर होता है, शंट टाइप का जनरेटर होता है। शॉर्ट शंट कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड, ये सभी शंट जनरेटर के एग्जांपल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 124 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 में इन सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू। तो आप लोग जानते हैं देखिए शंट फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो सेपरेट एक सोर्स से कनेक्टेड होता है। शंट फील्ड वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक एक्साइटेशन के लिए हम लोग अलग से एक सोर्स से सप्लाई देते हैं। तो देखिए शंट विथ सोर्स गलत है, देखिए क्लोज सर्किट गलत है यहाँ भी। तो कौन सा इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं, देखिए सीरीज विथ जो है यहाँ पर देखिए सीरीज विथ सोर्स के साथ रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका करेक्ट है। देखिए ये जो है ये आपका यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग होती है, तो ये सोर्स जो है ये सोर्स है, इसके सीरीज में जो है कनेक्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 126 में ए डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ।
डीसी जनरेटर किसके प्रिंसिपल पे कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 127 है, देखिए विच पार्ट ऑफ डीसी मशीन रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस? डीसी मशीन के कौन से भाग को बार बार मरम्मत करने की आवश्यकता होती है? तो देखिए इसमें क्या ब्रश और कम्यूटेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 128 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 128, किसी मोटर को जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? तो कोई भी मोटर होता है तो उसमें अगर जनरेटर की तरह वर्क कराएंगे तो जो इसकी मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड होती है स्टेटर की, उसे सिंक्रोनस स्पीड से अधिक तेज़ से चला देते हैं। तो रोटर की जो स्पीड होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेटर के सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा तेज़ से चला देंगे तो जनरेटर की तरह वर्क करने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका बी जो है देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर, कि रोटर को इसके स्टेटर की सिंक्रोनस गति से अधिक तेज़ गति से घूर्णन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 129 है, देखिए डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या आर्मेचर चालकों की संख्या नियत है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च वोल्टेज प्रदान करेगी? देखिए हाई वोल्टेज के लिए जो है हम लोग वेव बाइंडिंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। देखिए जो लैप बाइंडिंग होता है लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं, इसको पैरेलल बाइंडिंग बोलते हैं। जो वेव बाइंडिंग होता है, देखिए वेव बाइंडिंग है ये हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज करते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 130 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 130 में असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर रिएक्शन के परिणाम स्वरूप डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आर्मेचर जो अनसेचुरेटेड मशीन होती है, अनसेचुरेटेड होता है तो उसमें क्या होता है, जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर।